हेलो क्लास 12th। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 के साथ प्रोसीड करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने कूलम लॉ और कूलम लॉ फॉर मल्टीपल चार्जेस तक की बात कर ली थी, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तक की बात करी थी। उसका एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करी थी और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको ट्राई करने के लिए बोला था। होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है या किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, तो उस केस के अंदर जो गिवन व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाता है वीडियो के स्टार्टिंग और बाद में, उस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आंसर पूछ सकते हैं उसका। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 के साथ प्रोसीड करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी थ्योरी की बात कर ली, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक्स सीख ली हैं। नाउ सिंस वी हैव अंडरस्टूड ऑल अबाउट द बेसिक्स, और कूलम लॉ में आपने इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना भी सीख लिया, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना सीख लिया, उसकी डायरेक्शन भी निकालनी सीख ली, इवन फॉर मल्टीपल चार्जेस। तो उस सिचुएशन में अभी हम आज क्वेश्चंस के साथ प्रोसीड करने वाले हैं। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो सीबीएसई के अंदर रिपीट होते हैं, और सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी बात करने वाले हैं। तो लेट्स ट्राई टू रीड दिस। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हर बार कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, हर बार आप पहले वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को रीड करके ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। और अगर खुद सॉल्व कर पाते हैं, वेल एंड गुड, आंसर मैच कर लो वीडियो से। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपका डाउट आता है, यू कैन सी द आंसर। मैं भी इसको सॉल्व करने वाला हूँ और देखना मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। एंड द सेकेंड थिंग, हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आप मेरे साथ कर सकते हो। आई विल सजेस्ट यू कैन अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा मैटर करता है हमारा क्वेश्चंस की अप्रोच। तो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो अप्रोच आपको सिखाने के लिए। अगर आप लोगों ने अप्रोच समझ लिया तो उस केस के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, यू कैन सॉल्व इट। तो वी विल बी डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस क्वाइट इलेबोरेटली और थॉरली डिस्कस करेंगे इसको। आपको अप्रोच पे ध्यान देना, नॉट जस्ट सिंपली द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो आपको किसी भी तरीके से मिल सकता है, उसको याद नहीं करना, अप्रोच समझना है, ताकि इसके जैसे या इससे थोड़े से हटके अगर अलग क्वेश्चंस भी आते हैं हम उनको सॉल्व कर सकें। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होपफुली हमने रीड किया। तो क्वेश्चन में दिया गया 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यूज क्यू, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर प्लेस एट अ डिस्टेंस x एंड x/2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ थर्ड चार्ज 4q बीइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो आगे जो कैलकुलेट करना उसको बाद में रीड करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो लेट अस रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन इन अ सिंपल डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को दिए गए चार्ज कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, और उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है हमें। एक्चुअली इसके बीच का डिस्टेंस नहीं, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है थर्ड चार्ज से, 4q से। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, 4q चार्ज रखता हूँ और उसके बाद बाकी दोनों चार्जेस को प्लेस करते हैं। तो लेट मी सी दैट दिस इज द पोजीशन ऑफ चार्ज 4q। तो यहाँ पे थर्ड चार्ज हमारा 4q रखा हुआ है। तो उसने बोला 2 पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर प्लेस एट डिस्टेंस x एंड x/2। कैपिटल क्यू इससे x डिस्टेंस पे है और स्मॉल क्यू इससे x/2 डिस्टेंस पे है। तो पहले मैं स्मॉल क्यू चार्ज रखता हूँ। तो अगर हम स्मॉल क्यू चार्ज रखते हैं तो स्मॉल क्यू चार्ज इससे है x/2 डिस्टेंस पे, और कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो इससे x डिस्टेंस पे है। कैपिटल क्यू इज एट x डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो कैपिटल क्यू यहाँ पे रखते हैं, ये 4q चार्ज से x डिस्टेंस पे है। अब कई बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर कैपिटल क्यू x डिस्टेंस पे आप दूसरी साइड भी ले सकते थे। तो इस बारे में एक्चुअली क्वेश्चन में आप देखोगे ज़्यादा पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कराया गया कि कैपिटल क्यू जो है उसको सेम साइड पे लेना चाहिए स्मॉल क्यू वाले, या उसके ऑपोजिट साइड पे लेना चाहिए। तो दैट इज टोटली अप टू यू, वो आपकी इच्छा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सेम साइड पे ले रहा हूँ, इस तरफ ले रहा हूँ। अगर आप कैपिटल की दूसरी साइड पे भी लेना चाह रहे हो तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली क्वेश्चन में दी नहीं गई, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, आप किसी और तरीके से भी कर सकते होंगे, बट यू विल सी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो अभी हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, अब हमें निकालना क्या है इससे। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू। वो कह रहा है जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये, इसका मैग्नीट्यूड और नेचर निकालो। ठीक है, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड नेचर सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज स्मॉल क्यू इज 0, ताकि जो फोर्स है स्मॉल क्यू चार्ज पे 0 लगे। तो स्मॉल क्यू चार्ज पे 0 फोर्स लगे, ये गिवन है। निकालना क्या है, कैपिटल क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड, और इसी की आपको नेचर भी फाइंड आउट करना है। नेचर मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन है हम लोगों को। अगर मैं इस चार्ज को क्यू ए बोल दूँ, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस चार्ज को अगर मैं क्यू बी बोल दूँ एंड कॉल दिस पॉइंट बी,
सिमिलरली दिस पॉइंट इज सी और इस चार्ज को बोल देते हैं क्यू सी। तो गिवन हम लोगों को है दैट फोर्स ऑन चार्ज बी, द नेट फोर्स एक्टिंग एट चार्ज बी इक्वल्स टू जीरो। चार्ज बी पे नेट फोर्स जीरो लग रही है, दैट इज गिवन। एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, जो कैपिटल क्यू चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है नेट फोर्स जो बी पॉइंट पे एक्ट कर रही है दैट इज जीरो। अगर बी पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो एक्ट कर रही है तो उस केस में मैं देखना चाहूंगा कि इसके ऊपर नेट फोर्स लग कितनी रही है या किस किस चार्ज की वजह से लग रही है, एंड देन मैं देखना चाहूंगा कि उसको जीरो रख के मुझे क्या मिल पाता है। तो अभी मैं देखूंगा चार्ज बी पे, आप बोल रहे हो नेट फोर्स जीरो है, लेकिन इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कौन कौन। चार्ज बी पे फोर्स जो लगाएगा तो चार्ज ए लगाएगा आपका, दूसरा चार्ज सी लगाएगा, दोनों लगाएंगे और दोनों जो हैं जो फोर्स लगाएंगे उसका सम जीरो होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। तो पहले तो मैं उनकी मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले बी पे दो चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, फाइंडिंग नेट फोर्स, हम ये काम कर रहे हैं फाइंडिंग नेट फोर्स एट बी। तो सबसे पहले हमें पता है इस पे जो फोर्स लगेगी ड्यू टू चार्ज क्यू ए। जो अपना क्यू ए चार्ज है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, राइट, वी नो दैट। तो अभी कितना फोर्स लगा रहा है क्या उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा से एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर दूँ। ये अपना ए था पॉइंट, ये था अपना बी पॉइंट, ये था अपना सी पॉइंट। अपने ए पॉइंट पे जो चार्ज है दैट इज कैपिटल क्यू, बी पॉइंट पे चार्ज है स्मॉल क्यू और यहाँ है 4Q। अगर डिस्टेंस देखें इनके बीच में, ए और बी के बीच में डिस्टेंस आप देखो तो हमें दिया नहीं हुआ, लेकिन टोटल डिस्टेंस ए और सी के बीच में x है, और सिंस बी और सी के बीच में भी x/2 डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस भी x/2 हो जाएगा ए और बी के बीच में। तो आई नो दिस डिस्टेंस बीइंग x/2, दिस डिस्टेंस आल्सो बीइंग x/2। अगर मैं इस ए वाले चार्ज की वजह से बी पे फोर्स निकालना चाह रहा हूँ तो कूलम लॉ के जरिए निकाल सकते हैं। कूलम लॉ के जरिए अगर निकालोगे तो फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए, बी पे फोर्स लग रही ए की वजह से, कितना होगा के इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट यानी कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी x/2 का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज प्लेस कर दिया, पहले फॉर्मूला लिख के नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। एनी हाउ, तो ये हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। उसके बाद हम देखेंगे अगर, तो डायरेक्शन की बात हम थोड़ी देर में करेंगे अभी। ड्यू टू चार्ज क्यू सी, जो हमारा क्यू सी यानी सी पॉइंट पे जो चार्ज है वो भी तो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। तो जो सी वाला चार्ज है वो इस पर कितनी फोर्स लगाएगा, इसको बोलेंगे एफ बी, भाई बी पे एक्ट कर रही है फोर्स, कौन लगा रहा है, सी। तो इसलिए एफ बी सी इट इज के इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट करोगे तो क्यू इंटू 4Q डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यानी x/2 का स्क्वायर। अग्री? तो अब आप मुझसे एग्री कर रहे हो। अभी यहाँ पे ये दो फोर्सेस हैं जो इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, और हमें बोला गया इसके बाद कि नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होनी चाहिए। अब आप जरा खुद सोच के देखो इस क्यू पे, ठीक है, नेट फोर्स जो लग रही होगी, हमने दोनों फोर्सेस का एक्चुअली इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, क्या डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक्चुअली जो एफ बी सी है इसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि स्मॉल क्यू और 4Q दोनों का नेचर सेम होगा, क्योंकि स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू आ रहा है दोनों में। अगर ये स्मॉल क्यू पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, अगर स्मॉल क्यू नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो इन एनी केस मैं एक काम करता हूँ, स्मॉल क्यू को फिलहाल के लिए पॉजिटिव मान लेते हैं, आप नेगेटिव भी मान सकते हो, दैट इज अप टू यू, यू विल गेट द सेम आंसर। तो मैं अगर स्मॉल क्यू को पॉजिटिव मान रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो अपना 4Q वाला और Q वाला स्मॉल क्यू वाला चार्ज अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा, मेरी उंगली देखना कैसे जाएगी, दोनों अगर पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे रिपेल। अगर एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो मूवमेंट कैसे होगा, और हमें मूवमेंट देखना किसका, हमें स्मॉल क्यू का देखना है, क्योंकि इस पे फोर्स देख रहे हैं। तो मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, स्मॉल क्यू आप देख सकते हो लेफ्ट में जा रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है अपनी एफ बी सी, उसकी डायरेक्शन तो हम लोगों को पता है एफ बी सी की। अब ए वाले चार्ज की वजह से बी पे फोर्स जो लगेगी उसकी डायरेक्शन नहीं पता, क्योंकि कैपिटल क्यू चार्ज का नेचर हम लोग नहीं जानते। लेकिन एक कॉमन सेंस अगर लगाएं, बी पॉइंट पे नेट फोर्स तभी जीरो हो सकती है जब दूसरी फोर्स जो एक्ट कर रही होगी, यानी इस कैपिटल क्यू की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो एफ बी सी के ऑपोजिट होगी। तो मैं इतना श्योर हो सकता हूँ कि दूसरी फोर्स जो इस पर लग रही होगी, इसको कैंसिल करने के लिए जरूर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करनी चाहिए। तो एफ बी ए शुड बी एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
तो स्मॉल क्यू जो है उस पर एफ बी ए राइट डायरेक्शन में एक्ट करनी चाहिए, यानी कैपिटल क्यू को इसे स्मॉल क्यू को रिपेल करना चाहिए। और ये रिपेल कब करेगा स्मॉल क्यू को? रिपेल तब करेगा जब कैपिटल क्यू भी पॉजिटिव होगा, या जब कैपिटल क्यू का नेचर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा स्मॉल क्यू का नेचर है। तो यहां से इस बात से मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि भाई कैपिटल क्यू का जो नेचर है वो स्मॉल क्यू से सेम होना चाहिए, तभी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तभी एफ बी ए राइट में लग पाएगा, तभी नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग था जो मैं खुद सोचना था यहाँ से। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ कंक्लूड कर ली, वो कंक्लूजन मैं आपको पहले लिख दूं, दैट नेचर ऑफ कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू इज सेम। कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का नेचर सेम होना चाहिए। तो अगर नेचर आप कैपिटल क्यू को स्मॉल क्यू को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो तो कैपिटल क्यू को भी हमें पॉजिटिव मानना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो अभी हमने सॉल्व नहीं करा पूरा इसको, क्योंकि अभी हमने कैपिटल क्यू की वैल्यू भी निकालनी है। तो अगर वैल्यू निकालनी है उसके लिए तो अभी एक चीज़ हमने देखी कि भाई यहाँ से कॉन्सेप्ट लगा के कि आपका फोर्स की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, तो उससे नेचर कैसा होना चाहिए इसका। अब हम ये देख रहे हैं आपका कि जो दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, क्योंकि नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। तो नेट फोर्स 0 कब हो सकती है? बी पॉइंट पे दो फोर्स लग रही है, नेट फोर्स 0 तब होगी जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। तो दीज टू फोर्सेस दे शुड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं इसको 1 कर दूं और इसको 2 बोल दूं, देन आई नो आई कैन इक्वेट दीज टू, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मैं इनको इक्वेट करने वाला हूं। तो अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो उस केस में आएगा हमारा एफ बी ए इक्वल्स टू एफ बी सी। अगर इसकी वैल्यू आप देखोगे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एक्स बाय 2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू थी के स्मॉल क्यू इंटू 4q डिवाइड बाय एक्स बाय 2 का स्क्वायर। x by 2 का स्क्वायर दे विल कैंसिल आउट, k एंड k विल कैंसिल आउट, स्मॉल q एंड स्मॉल q कैंसिल आउट, कैपिटल Q आ जाएगा 4 स्मॉल q। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, और नेचर हम लोगों ने देख ही लिया था। तो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार दोबारा भी देख सकते हो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 के साथ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है। तो इट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस जो आपका CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। तो अगेन वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन रीड करो, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, और अगर आपको दिक्कत आती है देन सी द सॉल्यूशन आई एम गिविंग यू। तभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया 3 पॉइंट चार्जेस आर केप्ट एट वर्टिसेस A, B एंड C ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एज शोन। तो एज शोन यहाँ पे जरूर लिखा है, लेकिन आप देख सकते हो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया नहीं हुआ। तो अभी मैं आपके लिए यहाँ पे डायग्राम बनाने वाला हूँ। लेट मी गिव यू द डायग्राम, और फिर उस डायग्राम को आप देखना, और उस डायग्राम के जरिए देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर डायग्राम ड्रॉ करें इसका, एग्जाम में आपको डायग्राम दिया जाएगा और उसी में वैल्यूज भी मेंशन एक्चुअली। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास जैसे कि आपको दिखाया गया A, B एंड C। तो A पे जो चार्ज है अपना, इसको QA बोलते हैं, ये दिया हुआ है +2 माइक्रोकूलम। जो B पे चार्ज है हमको दिया हुआ है -3 माइक्रोकूलम, और C पे जो हमें चार्ज दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है -3 माइक्रोकूलम। और बीच में एक इसका मिड पॉइंट है मिड पॉइंट M ले लेते हैं, मिड पॉइंट इज M। मिड पॉइंट M पे भी चार्ज रखा हुआ है, इसे QM बोल देते हैं। दिस इज स्मॉल q, ये स्मॉल q चार्ज दिया हुआ है। तो अभी इस डायग्राम में इक्वल ट्राइंगल की साइड भी आपको दे रखी है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, और ये पूरा 20 है, और M क्योंकि मिड पॉइंट है तो उस केस में ये लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड द अदर लेंथ ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, राइट। अब इस केस में उसने आपको जो बोला हुआ है, व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस एट मिड पॉइंट M ऑफ साइड BC सो दैट द चार्ज एट A रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। वो कह रहा है इस M पॉइंट पे कितना चार्ज रखा जाए ताकि आपका जो A पॉइंट पे चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे, यानी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में रहे। तो ज़्यादा वर्ड्स में घूम मत जाना, जो क्रक्स है इसका, क्रक्स ये है कि A चार्ज जो A पे रखा है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर वो चार्ज इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है उस पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी दैट मस्ट बी 0। तो हम लोगों को ये दिया गया इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट नेट फोर्स एट पॉइंट A दैट इज 0। A पॉइंट पे नेट फोर्स 0 एक्ट कर रहा है, दैट इज गिवन टू अस। और अभी मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है M पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड, नेचर दोनों निकालने हैं, यानी स्मॉल q की वैल्यू भी निकालना है
और उसका नेचर भी। तो टू फाइंड स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस दैट एम पे रखा, बाकी सारे चार्जेस तो दिए गए हैं। तो अब इस सिचुएशन के अंदर जो कंडीशन आपको दी गई है इसको सॉल्व कैसे करें। तो जैसा कि हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, हमेशा अप्रोच यही रहती है आपकी, आप कोशिश करते हो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे अननोन फाइंड आउट करने की। तो अगर हमें डायरेक्टली नहीं पता कि स्मॉल क्यू कैसे निकालना है तो ऑटोमेटिकली मुझे वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन पता है। यानी मुझे गिवन है ए पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है, तो मैं इसका इस्तेमाल करके कोशिश करूँगा स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालने की। तो अगर मैं ए पॉइंट पे मुझे पता है नेट फोर्स 0 है, अब क्वेश्चन ये आता है सर ए पॉइंट पे फोर्स लगा कौन कौन रहा है, क्योंकि हम नेट फोर्स निकालना चाहेंगे, उसका एक्सप्रेशन निकालना चाहेंगे एंड वी नो दैट इट इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं ए पॉइंट पे देखना चाहूँ फोर्स कौन कौन लगा रहा है, ए पॉइंट पे अपना फोर्स कौन कौन लगाएगा, एक तो बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो लगाएगा, सी पॉइंट पे जो चार्ज है वो लगाएगा, और ऑटोमेटिकली जो एम पॉइंट पे चार्ज है वो भी इस पे फोर्स लगाएगा। और हमें पता तीनों का मिला के जो फोर्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ओके, तो मैं नेट फोर्स निकालने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखोगे इसमें आपका जो मल्टीपल चार्ज का कॉन्सेप्ट था वही लगने वाला है। मल्टीपल चार्जेस की वजह से ए पॉइंट पे जो नेट फोर्स लग रही है वो आपको निकालनी है पहले, और उसकी वैल्यू 0 डालनी है फिर। तो अगर मैं स्टेप 1 अपने वहीं से स्टार्ट करता हूँ, तो अपना सबसे पहले क्या करते हैं स्टेप 1 के अंदर, तो आपको स्टेटमेंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि एक इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से ए पॉइंट पे जो फोर्स लगने वाली है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले ड्यू टू क्यू बी, तो अपना क्यू बी जो है इसकी वजह से ए पॉइंट पे देखेंगे फोर्स कितनी लगेगी। तो मैं रफ डायग्राम और ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, होपफुली हमारी हेल्प करेगा। इसमें ज़्यादा वैल्यूज लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स मेंशन कर दो ए बी एंड सी। और नेचर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और एम का तो पता ही नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसमें अगर आप देखोगे बी की वजह से ए पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो अगर इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे फोर्स किस पे लग रही है, ए पे, एफ ए। कौन लगा रहा है, बी, एफ ए बी। तो अगर हम निकालना चाह रहे हैं कितनी फोर्स इस पे लगेगी, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, कूलम लॉ का फॉर्मूला हम जानते हैं, के इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और अगर वैल्यूज़ प्लेस करें तो के की जगह बाकी सबकी वैल्यू प्लेस कर दो। के को मैं जानबूझ के वैल्यू प्लेस नहीं कर रहा इसकी। क्यू ए देखोगे तो ये 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम्स। क्यू बी अगर देखोगे ये 3 माइक्रोकूलम, हाँ -3 है, लेकिन माइनस साइन नहीं डालते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि हम फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। माइनस साइन डायरेक्शन में हेल्प करेगा। अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस दे रखा है ऊपर से देखो 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 मीटर उसका स्क्वायर, राइट। तो ये तो हमने निकाला सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ए पॉइंट पे फोर्स जो लग रही है उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया आपने। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप देख सकते हो दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर अट्रैक्ट करेंगे तो ए किधर जा रहा है, किधर लग रही है उस पर फोर्स, देख पा रहे हो, तो वही दिखा रहा हूँ मैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ ए बी, आई होप यू कैन सी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सॉरी फर्स्ट स्टेप में नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, चार्ज जो क्यू सी है उसकी वजह से देखेंगे फोर्स किधर लग रही है। तो ड्यू टू क्यू सी, अगर क्यू सी की वजह से देखोगे फोर्स की डायरेक्शन, तो इतना मुश्किल नहीं है, कोशिश करो खुद करने की इसको। एफ ए सी, यह आ जाएगा के इंटू क्यू ए इंटू क्यू सी अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो के को एज इट इज़ रहने दो, क्यू ए, ठीक है, यहाँ पे क्यू ए कितना अपना 2 माइक्रोकूलम, क्यू सी कितना अपना वही -3, लेकिन माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पे। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना, ए और सी के बीच का, देख पा रहे हो 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 मीटर, और उसका स्क्वायर। तो ये हमने देखा उसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन देखो, तो ये दोनों जो हैं दीज आर ऑपोजिट चार्जेस, अट्रैक्ट करेंगे तो ए पे किधर फोर्स लग रही है, किधर जा रहा है, तो ए पे जो फोर्स लगी उसकी डायरेक्शन में दिखाई एफ ए सी, राइट। क्या और कोई फोर्स, और कोई चार्ज है जो ए पे फोर्स लगा रहा होगा, जी हाँ, जो एम पे चार्ज है वो भी फोर्स लगाएगा। तो ड्यू टू क्यू एम और स्मॉल क्यू चार्ज, इसकी वजह से फोर्स अगर देखेंगे ये होगा एफ ए एम, तो ए एम, ये एक दूसरे फोर्स लगाएंगे तो वैल्यू कितनी होगी इसकी, के इंटू क्यू ए
इंटू क्यू एम अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस जो है ये हमें दिया नहीं हुआ। अगर आप ए और एम के बीच के डिस्टेंस देखोगे, दिस इज़ नॉट गिवन टू अस। क्या हम इस डिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हैं? या तो पाइथागोरस लगाओ, ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। अगर पाइथागोरस लगाओगे तो भी आंसर मिल जाएगा, नहीं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल 60 है। अगर आप सिंपली ट्राइंगल अपना लगाते हो तो उस केस में इस ट्राइंगल में आप देखोगे परपेंडिकुलर यानी ए एम अपॉन ए बी हाइपोटन्यूज दैट इज इक्वल्स टू साइन 60। तो मैं रफ में एक काम कर देता हूँ, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू साइन ऑफ 60। तो इस केस में ए एम की वैल्यू आ जाएगी ए बी साइन 60। ए बी को अगर मीटर में डालेंगे, मीटर में इसकी वैल्यू है 0.2, तो ये आ जाएगा 0.2 साइन 60। तो मैं वैल्यू इसकी प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे 0.2 साइन 60 और उसका स्क्वायर है, तो 0.2 साइन 60 का स्क्वायर एफ ए एम। ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या निकाल सकते हो? नहीं, इसकी डायरेक्शन नहीं निकाल पाओगे आप। तो डायरेक्शन अभी नहीं सोच पा रहे इसकी, लेकिन एक कॉमन सेंस लगाओ तो शायद आपको कुछ अंदाज़ा लगे। मुझे ये पता है कि एम जो है ए पे जो फोर्स लगेगी वो इस लाइन के लॉन्ग लगेगी जो ए और एम को ज्वाइन कर रही है। तो अब या तो हो सकता है कि ए और एम पे जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे को रिपेल करें और दूर जाएं, या हो सकता है कि एक दूसरे के टूवर्ड जाएं। दो ही ऑप्शन पॉसिबल है, या तो फोर्स लगेगी अपवर्ड या फोर्स लगेगी ए पॉइंट पे डाउनवर्ड। कोई एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे है। तो अब इस केस में आप देखो नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है? जब ए पॉइंट पे जो फोर्स लगे एम की वजह से वो ऊपर की तरफ लगे या नीचे की तरफ लगे, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस आप देख सकते हो इनके कंपोनेंट्स जो हैं नेट कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। उसको कैंसिल करने के लिए जो तीसरी फोर्स लगनी चाहिए वो ज़रूर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए। अगर दोनों ही डाउनवर्ड लग रही हैं या नीचे की तरफ लग रही हैं तो उस केस में तीसरी फोर्स ज़रूर अपवर्ड डायरेक्शन में लगनी चाहिए, तभी नेट फोर्स जीरो हो सकती है अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ इससे कि जो फोर्स है अपनी जो ए पॉइंट पे लगेगी एफ ए एम दैट शुड एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करनी चाहिए। और अपवर्ड डायरेक्शन में कब एक्ट करेगी? जब एम पॉइंट पे जो चार्ज होगा उसका नेचर कैसा होगा, कैसा नेचर होना चाहिए? तो ये ए को रिपेल कर रहा है ना, रिपेल कब करेगा? जब दोनों का नेचर सेम होगा। यानी अगर ए पे पॉजिटिव चार्ज है तो एम पे भी चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो यहाँ से मैं प्रिडिक्ट कर पाया कि एम पे चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एफ ए एम शुड एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, हमें ये तो पता था कि इसी लाइन के लॉन्ग फोर्स एक्ट करेगी, लेकिन इस लाइन के लॉन्ग भी एक्ट करेगी। तो दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी या नीचे की तरफ लगेगी। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए फोर्स जरूर अपवर्ड डायरेक्शन में लगनी चाहिए। तो एफ ए एम शुड एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन फॉर चार्ज एट ए टू बी इन इक्विलिब्रियम, टू बी इन इक्विलिब्रियम। So nature of charge at A and M must be same. A और M पे जो चार्ज है उनका नेचर सेम होना चाहिए। सो स्मॉल क्यू जो चार्ज M पे है दैट इज पॉजिटिव इन नेचर, ये पॉजिटिव होगा नेचर में, निकाल दिया हमने। ठीक है, तो अभी खैर ये तो हम थोड़ा साइड ट्रैक हो गए, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, अच्छी बात है ये। अब स्टेप 1 का हमने सारा काम कर लिया। अब स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 पे जब हम लोग आएंगे तो स्टेप 2 को अब हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं सारी फोर्सेस की वैल्यू फिर से यहाँ लिख दूँ। एफ ए बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी के इंटू क्यू ए, जो कि था 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू क्यू बी 3 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर निकाली थी आपने एफ ए सी, इसकी वैल्यू थी क्यू इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 0.2 का स्क्वायर। शायद आप नोटिस कर पा रहे होगे कि एफ ए बी और एफ ए सी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। ये एफ ए बी और एफ ए सी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देख सकते हो, डायरेक्शन अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम है। और जो आपने निकाला था एफ ए एम, ये अपना के इंटू क्यू ए यानी 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू अपना जो दूसरा क्यू चार्ज है स्मॉल क्यू क्यू एम
अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस था 0.2 साइन 60 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो हम लोगों का आता है वो आता है रेजोल्यूशन का। तो हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो ए पॉइंट पे जो फोर्सेज उनको रिजॉल्व करने वाला हूँ मैं। तो स्टेप 2 जो अपना वो है रेजोल्यूशन। देखो अब वही स्टेप चल रहे हैं जो नेट फोर्स निकालने के लिए होते थे, बस यहाँ पे फ़र्क ये आपका कि यहाँ पे हमें नेट फोर्स दी गई है 0 है, तो पहले हम नेट फोर्स निकालेंगे और उसके बाद उसको 0 डालेंगे। तो स्टेप 2 में रेजोल्यूशन किया जाता है। अगर रेजोल्यूशन करते हैं हम लोग, तो ए पॉइंट पे फोर्सेस जो हैं, पहले मैं यहाँ पे अपनी एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करूँगा और उसके बाद अब किस किस को रिजॉल्व करना चाहिए। क्या एफ ए एम को रिजॉल्व करना चाहिए? आप देख सकते हो एफ ए एम ऑलरेडी वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट अबाउट एफ ए सी, क्या इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है? एफ ए सी को रिजॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एंगल चाहिए। तो अगर एंगल चाहिए तो उस केस में आप देखोगे ये अपना इक्वेटर ट्राइंगल है, ये एंगल ये भी 60, ये भी 60 होगा। ठीक है, और अगर ये एंगल्स हम देखेंगे, नाउ यू सी दीज एंगल्स, ये एंगल्स होंगे 30 एंड 30। भाई पूरा एंगल तो 60 बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा इक्वल 30 डिग्री और 30 डिग्री पे। तो ये एंगल जो मुझे एफ ए सी का पता है वो 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। अब एफ ए सी का जो कॉम्पोनेंट आएगा आपका वाई डायरेक्शन में, डाउनवर्ड आएगा वो, और कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, कॉस की साइन। भाई मैंने बताया था जिधर भी एंगल दिया होता है उस तरफ, अगर उस एक्सिस पे आप देख रहे हो, जैसे यहाँ वाई के साथ एंगल दिया है, तो वाई के साथ जो कॉम्पोनेंट आएगा वो कॉस वाला आएगा। तो अपना जो कॉम्पोनेंट आ रहा है एक एफ ए सी का, ये आएगा कॉस 30 वाला कॉम्पोनेंट वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में जो आएगा अपना ये आएगा एफ ए सी साइन 60 वाला, साइन 30 वाला कॉम्पोनेंट, साइन 30। और जब अपने एफ ए बी को रिजॉल्व करेंगे, एफ ए बी को भी रिजॉल्व करेंगे, तो वाई के साथ एंगल कर रहा है 60, तो वाई एक्सिस में इसका कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, कॉस कॉम्पोनेंट। तो एफ ए बी कॉस 30, ये तो वाई डायरेक्शन में आ गया, और दूसरा कंपोनेंट जो आएगा वो इस तरफ आएगा, ये कंपोनेंट होगा हमारा एफ ए बी साइन 30। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे, नेट फोर्स निकालते थे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स देखोगे दो कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, आप देखो तो अगर एक कंपोनेंट को लेंगे पॉजिटिव और दूसरे कंपोनेंट को लेंगे, यहाँ पे जो प्लस एक्स डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव, तो ये आ जाएगा प्लस एफ ए सी साइन 30 प्लस माइनस ऑफ एफ ए बी साइन 30। और क्योंकि एफ ए सी और एफ ए बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दे विल कैंसिल आउट टू गिव यू नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन टू बी 0। तो ये 4 0 हो गई। अगर देखें नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में कितने फोर्सेस दिख रही हैं, 1 2 और 3। इसमें एफ ए एम तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो प्लस एफ ए एम, और बाकी दोनों लग रहे हैं आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इनके साथ लेंगे नेगेटिव साइन, माइनस एफ ए सी कॉस 30 माइनस एफ ए बी कॉस 30, इनको नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। ओके, तो मुझे पता है एफ ए सी और एफ ए बी इक्वल हैं, तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ए सी इक्वल्स टू एफ ए बी, तो प्लस एफ ए एम माइनस एफ ए सी को लिख दोगे एफ ए बी कॉस 30 माइनस एफ ए बी कॉस 30। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे बस, तो एफ वाई ये आ जाएगा एफ ए एम माइनस 2 एफ ए बी कॉस 30। क्योंकि नेट फोर्स 0 है अगर, तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 होगी, वो तो आ रही है पहले से, और नेट फोर्स अगर 0 है तो नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में भी 0 होनी चाहिए। तो सिंस नेट फोर्स इज 0, तो एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में फोर्स 0 होगी, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, दोनों 0 होने चाहिए। तो एफ वाई को भी 0 डाल सकते हैं सीधा। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे एक स्टेप जो हमारा था, जिसको हम लास्ट स्टेप लेते थे अपना, कि एफ नेट निकालते थे अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर करके, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। आपको पता है अगर नेट फोर्स 0 है तो फोर्स एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन दोनों में 0 होगी।
राइट। तो ये आ जाएगा FAM -2 FAB cos 30 होता है अपना √3/2। तो अभी मैं ये माइनस साइन से जो -FAB √3 इसको राइट में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा +√3 FAB इक्वल्स टू FAM। नाउ प्लेस द वैल्यूज प्लेस करो। तो √3 इंटू K इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 0.2 का स्क्वायर इक्वल्स टू FAM था K इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू स्मॉल q डिवाइड बाय 0.2 इंटू साइन 60 इसका होल स्क्वायर। 2 इंटू 10 की पावर -6 कैंसिल आउट, K और K भी कैंसिल आउट, ठीक है। और 0.2 का स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा √3 टाइम्स 3 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल्स टू स्मॉल q डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 60, राइट। अब इसको स्मॉल q की अगर वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर 60 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू साइन स्क्वायर 60 होता है 3/4, साइन 60 होता है √3/2, साइन स्क्वायर 60 करोगे तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। स्मॉल q की वैल्यू निकालो, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करो तो ये आ जाएगा 9√3/4। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस टाइप का आंसर आएगा 3.9 इंटू 10 की पावर -6 कूलम्स। इस टाइप का कुछ आंसर आने वाला है। तो स्मॉल q का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया, नेचर हमने पहले निकाल दिया था, पॉजिटिव होगा। यहाँ जाके क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। ओह, तो बहुत हार्ड वर्क हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चंस की अप्रोच बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अप्रोच इज सेम कि गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उसको निकालो और जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसकी वैल्यू प्लेस करके आप लोग अननोन को निकाल सकते हो। जैसे पिछले केस में आपको स्मॉल q अननोन था और दिया हुआ था कि नेट फोर्स 0 है, तो हमने अननोन की वैल्यू निकाल दी। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं उस मेथड की तरफ जाना चाहता हूँ जो आपके लिए सबसे आसान है, लेकिन अगर आप किसी और तरीके से सॉल्व करते हो एंड यू आर गेटिंग द सेम आंसर, योर मेथड में आल्सो भी करेक्ट। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 के साथ प्रोसीड करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। रीड करना है इसको। 2 चार्जेस ईच ऑफ प्लस q यूनिट्स आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन। तो एक लाइन के अलॉन्ग 2 चार्जेस प्लेस्ड हैं, दोनों का आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड नेचर +q। अ थर्ड चार्ज -q इज प्लेस्ड बिटवीन देम। उनके बीच में एक चार्ज रख दिया -q। एट व्हाट पोजीशन, नाउ माइंड दिस, एट व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, फॉर एट व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। किसकी पोजीशन निकालनी है यहाँ पे हमें -q चार्ज के लिए, तो यहाँ लिखा होना चाहिए था एक्चुअली फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ -q। तो एट व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ -q विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे उसने बोला कहाँ पे रखें -q को, बीच में तो रखना है, लेकिन बीच में कितने डिस्टेंस पे रखा जाए दोनों से। और दूसरी बात कितनी वैल्यू, स्मॉल q की कितनी वैल्यू होनी चाहिए ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, सो दैट द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। नाउ दिस वर्ड सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपको हम बोल रहे थे एक एक चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो इस केस में अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो डायग्राम के हिसाब से एक तो मुझे दिया हुआ इसने कि एक अपना चार्ज है +q और दूसरा चार्ज भी है +q, दोनों रखे गए एक दूसरे से, ठीक है। और अभी कितने डिस्टेंस पे रखें दैट इज़ नॉट गिवन टू मी, दिया नहीं हुआ, तो मैं खुद मान लेता हूँ। लेट से एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हैं ये r डिस्टेंस पे। तो वैसे क्वेश्चन में हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन भी आपको दी हो, तो स्मॉल r हो सकता है आपको दिया जाए। और फिर क्या कहता है, वो कहते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। बीच में मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली बीच में, लेकिन कहीं पे बीच पे आपने क्या करा, अपना चार्ज रख दिया -q, इस चार्ज को बीच में कहीं प्लेस कर दिया। तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए स्मॉल q की, ठीक है, और कहाँ पे रखा होना चाहिए स्मॉल q ताकि आपका पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, ये वो पूछ रहा है। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो पोजीशन ही नहीं पता इसकी, तो मैं काम करता हूँ, लेट -q is placed at distance
x meters from प्लस क्यू एट पॉइंट ए, तो इसको ए पॉइंट बोल रहा हूँ मतलब मैं। तो ए पॉइंट से हमने दे मान लिया, या प्लस क्यू जो ए पॉइंट पे रखा है उससे हमने मान लिया कि ये एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ एक्स मीटर्स पे, तो दिस डिस्टेंस इज एक्स मीटर्स। अगर ये एक्स है तो दूसरा बाकी डिस्टेंस जो अगर मैं देखूँ माइनस क्यू का बी पॉइंट से, क्या ये डिस्टेंस देखा जा सकता है? ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस एक्स मीटर्स। तो भी सबसे पहले उसने बात बोली आपका कि ये एक्स की वैल्यू निकालो, पोजीशन निकालो, और दिया हुआ है कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तो गिवन है दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सब पे नेट फोर्स जो लग रही है वो जीरो, क्योंकि पूरा सिस्टम यहाँ पे तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब है। तो अगर तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में, तो आप मान सकते हो आपका ए इक्विलिब्रियम में, ये मान सकते हो, यानी इस पे नेट फोर्स जीरो होगी। माइनस क्यू चार्ज जो है इसको मान सकते हो इक्विलिब्रियम में, इस पे नेट फोर्स जीरो होगी। ये भी ले सकते हो कि बी पॉइंट पे जो अपना प्लस क्यू, सॉरी नॉट माइनस, प्लस क्यू चार्ज रखा है, इस पे भी नेट फोर्स जीरो मान सकते हो। दैट इज अप टू यू। तो मैं यहाँ पे अब किस तरीके से मुझे प्रोसीड करना चाहिए वो आप खुद सोचें एक बार, कि हम लोगों को सबसे पहले पोजीशन निकालनी है, ठीक है, फिर मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो पोजीशन निकालने के लिए मैं मान सकता हूँ सबसे पहले कि ये अपना माइनस क्यू चार्ज जो है, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो माइनस क्यू चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें, और फाइंड क्या करना है, वैसे पहले ये भी लिख लेते हैं। दो चीज़ें निकालनी, एक तो एक्स निकालना है आपको, और एक अपना स्मॉल क्यू फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीज़ें निकालनी है। तो सॉल्यूशन में पहले हम मान लेते हैं दैट माइनस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम। अगर माइनस क्यू इक्विलिब्रियम में, तो मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो होगी। अगर इस पे नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, नेट फोर्स जीरो कब हो सकती है इस पे? जब इसके ऊपर प्लस क्यू वाला फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर जो बी पॉइंट पे प्लस क्यू वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। लेकिन नेट फोर्स जीरो कब हो सकती है? तो अगर एक सिस्टम है या एक पॉइंट है जिस पे दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं और नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो से तब हो सकती है जब जो दोनों ये फोर्स लगा रहे हैं, दोनों प्लस क्यू वाले, वो उसके ऊपर बराबर फोर्स लगाएं और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं। तो आप देख भी सकते हो कि ऑपोजिट तो लगाएंगे। अपना ये प्लस क्यू वाला जो चार्ज है, या जो ए पे चार्ज है, इसको क्यू ए बोल देते हैं, और जो ये चार्ज है बी पे, इसको क्यू बी बोल देते हैं, और ये अपना जो माइनस क्यू है ये। तो अगर मैं पहले देखना चाहूँ, इसको पॉइंट पी बोल देते हैं माइनस क्यू को। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे एफ पी ए, समझे इसका मतलब? इसका मतलब है पी पॉइंट पे हम देख रहे हैं कितनी फोर्स लगा रहा है, कौन? ए। तो कितनी फोर्स लगाएगा? के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्टली वैल्यूज प्लेस कर दी। एंड इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगी, वो होगी एफ पी बी, फोर्स जो पी पे लग रही है, लेकिन अब कौन लगा रहा है? बी वाला चार्ज। तो ये कितनी फोर्स लगाएगा? के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, आर माइनस एक्स, इसका स्क्वायर। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ, सिंस क्यू माइनस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है, सो द टू फोर्सेस must be acting opposite to each other and they are equal in magnitude, और equal होने चाहिए मैग्नीट्यूड में। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा भाई, प्लस क्यू वाला चार्ज होगा इसको अट्रैक्ट करेगा, तो एफ पी ए वो फोर्स लगेगी लेफ्ट में, और अगर ये प्लस बी वाला चार्ज जो है वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये बी की तरफ जाएगा, यानी एफ पी बी फोर्स जो लगेगी वो लगेगी राइट की तरफ। तो दोनों फोर्स जो एफ पी ए इस तरफ, एफ पी बी इस तरफ लग रही हैं, ऑपोजिट तो लगी रही हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, तभी इस पे नेट फोर्स जीरो हो सकती है। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सोच पा रहे हो? तो अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो इक्वेट कर दो, एफ पी ए इक्वल्स टू एफ पी बी। तो अगर वैल्यू डालते हैं के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर,
के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे के एंड स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू दे विल ऑल कैंसिल आउट, हमें मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सोच पाते हो बात? ठीक है, अगर इतनी बात सोच पाते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस आर इक्वल्स टू आर माइनस एक्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऑन स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करके मिलेगा प्लस माइनस आर इक्वल्स टू आर माइनस एक्स। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आप देख सकते हो दो केस बन रहे हैं यहाँ पे। एक बार आप प्लस आर लेके पूरी इक्वेशन सॉल्व करोगे और एक्स की वैल्यू निकालोगे, एक बार माइनस आर लेके पूरी इक्वेशन सॉल्व करोगे और एक्स की वैल्यू निकालोगे। तो दोनों केस देख रहे हैं हम लोग। तो केस वन एंड केस टू। केस वन में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस आर ले रहे हैं। तो इस केस में तो आप देखोगे एक्स इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक्स जीरो नहीं हो सकता, बीच में बोला कहीं रखा क्वेश्चन में। एंड केस टू, इसके अंदर मानेंगे माइनस आर इक्वल्स टू आर माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा टू आर इक्वल्स टू एक्स एंड आर इक्वल्स टू एक्स बाय टू। नाउ दिस मेक्स सेंस, आर इक्वल्स टू एक्स बाय टू, दिस इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे आर इक्वल्स टू एक्स बाय टू, ये लेने वाले हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो पहली चीज़ तो हमने निकाल दी। अब दूसरी चीज़ जो इसके अंदर निकालनी है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड भी। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ से निकला नहीं, तो अगर मैं फिर से डायग्राम दिखाऊँ ए पी और बी, तो ये हम लोगों ने निकाल दिया एक्स जो है अपना आर बाय टू, तो ये डिस्टेंस था आर माइनस एक्स, तो ये भी आ जाएगा आर बाय टू। यहाँ पे प्लस क्यू रखा था, यहाँ प्लस क्यू रखा था, यहाँ रखा था अपना माइनस क्यू चार्ज। तो अभी इस केस में इतना तो हम फाइंड आउट कर पाए कम से कम कि अपना यहाँ पे डिस्टेंस कितना है। सेकंड, अब हमें स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है। उसके लिए मैं मानूंगा, क्योंकि ये पी को इक्विलिब्रियम में मान के माइनस क्यू को इक्विलिब्रियम में मान के आपको कभी मैग्नीट्यूड नहीं मिल पाएगा स्मॉल क्यू का, इट विल ऑलवेज कैंसिल आउट। तो हम लोग मानते हैं किसी और चार्ज को मान लो इक्विलिब्रियम में, तो लेट चार्ज एट ए, क्योंकि सिस्टम दिया हुआ इक्विलिब्रियम में, तो कोई भी चार्ज आप ले लो वो इक्विलिब्रियम में ही होगा। तो चार्ज एट ए इज इन इक्विलिब्रियम, जो चार्ज ए पे है वो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस केस में इस पे जो नेट फोर्स होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम नेट फोर्स निकालने की कोशिश करें, तो ए पे जो फोर्स हमारी एक्ट करेगी, एक तो रहेगी माइनस क्यू की वजह से, तो एफ ए पी कितना होगा, ये फोर्स ये होगा के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर बाय टू का स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन देख सकते हो आप, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो ए किधर जा रहा है, प्लस क्यू, ए वाला चार्ज किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ये आ गया एफ ए पी। और अगर दूसरा देखोगे एफ ए बी, बी वाला चार्ज जो ए पे फोर्स लगा रहा है वो कितनी होगी, के इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय पूरा डिस्टेंस है आर, आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये देख सकते हो दोनों आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दे विल रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे। तो ए किधर जाएगा, ये वाला चार्ज देख सकते हो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो ये आ गया हमारा एफ ए बी। और क्योंकि ए पॉइंट पे भी नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, तो दोनों फोर्सेस तो एक ऑपोजिट तो है ही है, उनका मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम। तो सिंस, ठीक है, प्लस क्यू एट ए इज इन इक्विलिब्रियम, देन एफ ए पी, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए एफ ए बी के, तभी कैंसिल कर पाएंगे एक दूसरे को। तो अगर वैल्यू डालें के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर बाय टू का स्क्वायर इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो सॉल्व करके क्या मिलेगा, के और कैपिटल क्यू दे विल कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ बचेगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाय फोर इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर स्मॉल क्यू और आर स्क्वायर भी कैंसिल कर दो, इक्वल्स टू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू आ जाएगा क्यू बाय फोर। तो मैग्नीट्यूड देख सकते हो, स्मॉल क्यू आ गया क्यू बाय फोर, और हमें पता क्वेश्चन में दिया हुआ था नेगेटिव चार्ज है।
सो स्मॉल क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू बाय 4 कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन इन क्वेश्चन की नेगेटिव है ये। तो नेचर तो पहले दिया हुआ था, मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया क्यू बाय 4। आई होप दिस इज क्लियर है इतना, ठीक है। तो अभी जो है, अभी के लिए हम इतना ही देख रहे हैं, 3 क्वेश्चन सब लोगों ने देखे, ठीक है। एक्चुअली एक क्वेश्चन और है मेरे पास, एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं हम लोग, 4th क्वेश्चन। तो लेट्स सी दिस वन, इस 4th क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको भी अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ध्यान से रीड करना है इसको। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हमारा x इक्वल्स टू 0 है, जहाँ पे रखा है अपना प्लस कैपिटल क्यू चार्ज, फिर x इक्वल्स टू 1 है जहाँ रखा है स्मॉल क्यू चार्ज, x इक्वल्स टू 3 है जहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, x इक्वल्स टू 9 है जहाँ रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, फिर x इक्वल्स टू होगा 27 एंड सो ऑन जहाँ रखा है प्लस क्यू चार्ज एंड सो ऑन। और उसने दिया हुआ क्या, आपको फाइंड आउट करना है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस प्लस क्यू पे लगेगी। तो अगर इस पर मैं नेट फोर्स निकालना चाहूँ तो मैं इन पॉइंट्स को नाम देता हूँ A B C D E एंड सो ऑन। तो अगर मैं नेट फोर्स देखना चाहूँ जो A पॉइंट पे एक्ट करेगी, तो A पॉइंट पे जो फोर्स लगेगी आप देखो सारे, अपना B वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, C वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, D वाला चार्ज भी लगाएगा, E वाला चार्ज भी लगाएगा, सो ऑन। इनफाइनाइट चार्जेस हैं जो इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। आपको नेट फोर्स निकालना है। आप अगर नोटिस करोगे तो सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो बी वाला चार्ज जो होगा कैपिटल क्यू को लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा। जो सी वाला चार्ज होगा वो भी इसको रिपेल करेगा। जो डी वाला चार्ज होगा वो भी इसको रिपेल करेगा। जो ई वाला चार्ज होगा वो भी इसको रिपेल करेगा। यानी सारे के सारे चार्जेस इसके ऊपर लेफ्ट में फोर्स लगा रहे हैं। तो नेट फोर्स जो लगेगी वो सब इस पर लेफ्ट पे लगा रहे हैं, वो लेफ्ट में ही आएगी। तो अगर मैं नेट फोर्स देखूँ उसकी डायरेक्शन तो मैंने निकाल दी लेफ्ट, ठीक है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो उसके लिए सारे ही लेफ्ट में लग रहे हैं। अगर फोर्सेस बी वाले फोर्स भी, सी वाला फोर्स भी जो है इस पे लग रहा है, जो डी वाला फोर्स है और जो ई वाला फोर्स है, ये सारे फोर्सेस पे लेफ्ट में लग रहे हैं। तो मैं इनको डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ इस बार, वेक्टर सम की ज़रूरत नहीं है ना। तो एक इसकी वैल्यू निकालोगे आप, तो बी वाला चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो कितना होगा, के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 है, ये 0 और ये 1 मीटर दे रखा है ना, प्लस एफ सी जो सी वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा वो कितना होगा, के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, प्लस जो डी वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा वो होगा के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन 9 स्क्वायर एंड सो ऑन। कहानी ऐसे चलती जाएगी क्योंकि इनफाइनाइट चार्जेस हैं, ये इनफाइनाइट तक चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं, डिस्टेंस 3 के मल्टीपल में बढ़ता जा रहा है। अब इसको टोटल करना है हमें, तो टोटल करने के लिए के कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू तो कॉमन आ गए। यहाँ बच्चा आपका, अगर आप देखोगे 1 प्लस ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा 1/81 प्लस सो ऑन, इस तरीके से रहेगा। अगर आप देखोगे ध्यान से तो दिस इज आर इनफाइनाइट जीपी, ये हमारा इनफाइनाइट जीपी है, ध्यान से देखो। और इस इनफाइनाइट जीपी में जो पहली टर्म है वो है 1 और जो कॉमन रेशियो है आर वो कितना है देखो ज़रा, दैट इज़ 1/9, ठीक है। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करते हैं ना कॉमन रेशियो के लिए, तो 1/9 अपॉन 1/9 आ जाएगा कॉमन रेशियो। और इनफाइनाइट जीपी का हमें सम करना है यहाँ पे। तो अगर सम करें इनफाइनाइट जीपी का, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ तो एफ ए के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू तो यही है, यहाँ इनफाइनाइट सम वाला फॉर्मूला लगाएं तो वो होगा ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए पहली टर्म 1 अपॉन 1 माइनस आर 1 माइनस 1/9। जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 8/9, ये आ जाएगा 9/8 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द नेट फोर्स। ये नेट फोर्स है और ये तभी एप्लीकेबल होता है जब आर की वैल्यू लेस देन 1 हो, तभी ये सम का फॉर्मूला लगा सकते हो, जो कि इस केस में है 1 से कम है ये। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हो, 2 ये और एक अपना 3rd क्वेश्चन ये है।
जिसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, और इसको आप अगर डाउट आता है तो मेरे से व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। थैंक यू।